दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आगामी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत है विविध प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन विविध प्रश्नों का भाग 3। दोस्तों, ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। देखिए, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल। तो सही सुमेलित जो है ये है कथकली केरल, और कथक तमिलनाडु ये भी सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों, भरतनाट्यम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में जो है प्रचलित है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है। और कथकली सही सुमेलित है क्योंकि केरल में। और कथक जो है दोस्तों, ये तमिलनाडु का नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। घूमर राजस्थान ये सही सुमेलित है। बिहू बिहार ये गलत है। भांगड़ा पंजाब और लावड़ी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों, बिहू जो है ये असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है, न कि बिहार में। तो जो युग्म गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका गलत युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है आपको बताना है। तो कथकली नृत्य जो है इसका प्रचलन केरल राज्य में है। और दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कथकली शास्त्रीय नृत्य का विकास केरल से प्रारंभ हुआ था। कोट्टारक्करा थाम्पुरान बीरा केरला नामक राजा ने जिस रामनट्टम का आविष्कार किया था उसी का ये विकसित रूप है। और दोस्तों, कथकली के प्रमुख नृत्य कलाकारों में मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर और शांताराव प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, यक्षगान जो नृत्य है दोस्तों इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। और यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। याद रखिए, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि लोक नृत्य है। और यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। ये सर्वोत्तम नाट्य की प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का भव्य मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है। बंगला, कालबेलिया, ओडिसी या फिर पांडवानी। तो सही उत्तर है दोस्तों ओडिसी। ओडिसी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है और से सभी लोक नृत्य हैं। सोनल मान सिंह, संयुक्त पाणिग्रही, किरण सहगल ये सभी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरबा एक नृत्य है कहाँ का। तो दोस्तों, गरबा जो है ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त गुजरात के प्रमुख नृत्यों में डांडिया, झकोलिया, टिप्पानी, दीपक नृत्य, पड़िहारी नृत्य, भवई, रासलीला और लास्य ये प्रमुख हैं। तो गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप जानते हैं डांडिया दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसका आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, कुचिपुड़ी। आप जान रहे हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को जाता है। और कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यांगनाओं में यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन है यक्षगान, बीथी, जात्रा या फिर झोरा। तो सही उत्तर है यक्षगान। दोस्तों, यक्षगान कर्नाटक का अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक नृत्य शैली होती है
जिसमें कथा और नृत्य दोनों का समावेश होता है। इस नृत्य की भाषा कन्नड़ और विषय जो है पौराणिक हिंदू महाकाव्यों पर आधारित होता है। सूत्रधार और विदूषक इसके मुख्य पात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। अमीर खुसरो सरोद ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, अमीर खुसरो जो हैं ये सितार वादन से संबंधित हैं। अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है। भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं। उत्पल दत्त फिल्मों से और शंभू महाराज कथक से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, जबकि बी, सी और डी ये सही सुमेलित हैं आपके। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन विश्वविख्यात है और इसको नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके नीचे की पट्टी में मुंडकोपनिषद का सूत्र यानी सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा गया है और भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इसमें देखिए विधि, शौरा, तमाशा या रौफ। तो सही उत्तर है सौरा। दोस्तों, सौरा नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है और रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पटेटी किसका त्यौहार है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटेटी किसका त्यौहार है? तो दोस्तों, पटेटी जो है पारसी धर्म के मानने वाले लोगों का त्यौहार है। ये जेरोस्टियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। तो याद रखिए, पटेटी पारसियों का नए वर्ष के आरंभ पर मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। यामिनी राय ने काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की, जबकि नंदलाल बोस ने आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया था। तो सही उत्तर है कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? देखिए बंगला, कालबेलिया, ओडिसी या पांडवानी। तो सही उत्तर है ओडिसी। दोस्तों, ये शास्त्रीय या क्लासिकल नृत्य है और शेष सभी आपके जो हैं ये लोक नृत्यों की श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो आपसे ये पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो दोस्तों, सत्रिया असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भूपेन हजारिका ने असम के सत्रिया नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में 2000 में मान्यता दिलवाई थी। अब आइए देखते हैं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आपको बताना है। तो देखिए, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आपके आगरा में स्थित है और आगरा में दोस्तों जूता चप्पल बनाने के कई कारखाने हैं और यहीं पर सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बना है। 1996 में ये स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी सही है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, हॉकी में 9 दिया है। दोस्तों, हॉकी में 9 नहीं बल्कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो और कबड्डी तथा नेटबॉल में 7-7 और वॉलीबॉल में 6 तथा खो खो और बेसबॉल में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों, रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है
रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही उत्तर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और फुटबॉल जो है ब्राजील, फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडी बियों किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दंडी बियों। दोस्तों दंडी बियों भारत के पड़ोसी नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, कनाडा का आइस हॉकी और श्रीलंका का वॉलीबॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? तो सही उत्तर है बैडमिंटन। दोस्तों बैडमिंटन जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय खेल हैं। जूडो जापान का, तीरंदाजी भूटान का और सांड युद्ध यानी बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए, ब्रिस्बे स्टेडियम ये ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। ब्लैक हीथ स्टेडियम ये आपका इंग्लैंड में स्थित है। वेम्बले स्टेडियम लंदन में। यांकी स्टेडियम दोस्तों स्कॉटलैंड में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में स्थित है। तो याद कर लीजिए, यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। ये बॉक्सिंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है चेपक स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, दिल्ली में शिवाजी हॉकी स्टेडियम, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम तथा साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम ये कोलकाता में स्थित हैं और चेपक चेन्नई में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पुणे, पटियाला या ग्वालियर? तो सही उत्तर है नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी NIS। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है जो कि पटियाला पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? तो उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान और भारत दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और यहाँ के हॉकी खिलाड़ी साहिल अब्बास ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। और इंग्लैंड, रूस और जापान के राष्ट्रीय खेल, इंग्लैंड का क्रिकेट, जापान का चेस और रूस का चेस और जापान का जूडो है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। इसके अलावा गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल हैं। दोस्तों जो है UPPCS द्वारा आयोजित परीक्षाओं में UPPSC द्वारा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शोध संगठनों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए इनसे संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी एसोचैम UP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है 1994 में। दोस्तों 1994 में उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की स्थापना की गई थी। डॉक्टर BK मोदी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। वर्तमान में विजय आचार्य इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। UP स्पेशल के लिए भी ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ये खुर्जा को दोस्तों, खुर्जा बुलंदशहर का एक कस्बा है जिसको सिरेमिक उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है और खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची सही है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिल्ली ये आपका सही सुमेलित नहीं है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून सही है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ये भी सही सुमेलित है। दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये दिल्ली में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी कहा जाता है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों नागपुर। नीरी नागपुर में है और भारत सरकार द्वारा 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गांधीनगर गुजरात में दोस्तों राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। रुड़की जो उत्तराखंड में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान
लखनऊ में केंद्रीय चिकित्सकीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान और मुंबई में भारतीय भूचुंबकीय संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है उसके पास कुफरी नामक स्थान पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थापित है। गुलमर्ग में दोस्तों उच्च अक्षांश या हाई एल्टीट्यूड अनुसंधान प्रयोगशाला, राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान और पूना में भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश में शिमला के कुफरी में स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, सही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, सही है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान पेराम्बदूर तमिलनाडु में है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय लखनऊ में है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये एमपी के भोपाल यानी भोपाल में स्थित है। याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, न कि लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय फिल्म संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित है और पूना में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, ये संस्था कृषि और शिक्षा तथा अनुसंधान प्रबंधन के लिए कार्य करती है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अगस्त 1948 में। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग या एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित एक शासी निकाय है और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में किया गया था। वर्तमान में KN व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? देखिए, साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक और ललित कला। तो सही उत्तर है ललित कला अकादमी ललित कला के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, 5 अगस्त 1954 ये महत्वपूर्ण तिथि याद कर लीजिए। 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला, ये सभी ललित कलाओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन देखिए, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी या ललित कला अकादमी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगीत नाटक अकादमी। दोस्तों, देश विदेश में भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार, नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की और अपनी समन्वयकारी और विकासशील गतिविधियों के अंग के रूप में यह प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां तथा संगीत सम्मेलनों का आयोजन करती है और अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो संगीत नाटक अकादमी, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार और विजेताओं से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी चेतन भगत की नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया गर्ल, सिलेक्शन डे और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और द स्ट्रगल इन माय लाइफ, ये नेल्सन मंडेला की पुस्तकें हैं। हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडिया गर्ल, सिलेक्शन डे और वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। देखिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर ये किसकी पुस्तक है? तो ये आंग सांग सूकी की है और MS स्वामीनाथन की पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड है। विक्रम सेठ की पुस्तक सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट हैं। नवीन चावला की पुस्तक मदर टेरेसा है। तो सही उत्तर है फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये म्यांमार की राजनीतिज्ञ आंग सांग सूकी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है
कपिल देव की पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और आंद्रे अगासी की पुस्तक ओपन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अरविंद अडीगा सिलेक्शन डे, आंग सांग सूकी फ्रीडम फॉर फियर, एपीजे अब्दुल कलाम टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो दे रहे हैं सिलेक्शन डे, यहाँ पर सिलेक्शन डे भी आपका सही सुमेलित नहीं है। अरविंद अडीगा की पुस्तक है द वाइट टाइगर, याद रखिए द वाइट टाइगर ये अरविंद अडीगा की पुस्तक है। सिलेक्शन डे चेतन भगत की पुस्तक है सिलेक्शन डे, और एपीजे कलाम की पुस्तक टू ए हंगर वर्ल्ड नहीं है, जबकि ये एमएस स्वामीनाथन की पुस्तक है। तो इसमें से दो ऑप्शन आपके देखिए, दो ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अब्दुल कलाम की पुस्तक दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, आपको बताना है। चित्रांगदा, विसर्जन, चांडालिका और डिवाइन लाइफ। तो दोस्तों डिवाइन लाइफ इसके पुस्तक के लेखक शिवानंद हैं, जबकि लाइफ डिवाइन की पुस्तक अरविंद घोष हैं। चित्रांगदा, इसके अलावा विसर्जन, चांडालिका, गोरा और गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया है, आपको बताना है। वीएस नायपाल, किरण देसाई, वीएम कौल और अरविंद अडीगा। तो सही उत्तर है वीएम कौल। दोस्तों वीएम कौल को मैन बुकर प्राइज नहीं दिया गया है। मैन बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। वीएस नायपाल को इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1971 में, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लिए 2006 में और अरविंद अडीगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में ये पुरस्कार दिया गया था। वीएम कौल को मैन बुकर पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान करना है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। योग शास्त्र, दोस्तों योग शास्त्र जो है हेमचंद की पुस्तक है। देखिए श्री भाष्य आपकी रामानुज की पुस्तक है और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। और इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि संस्कृत में गणित और खगोल शास्त्र का ग्रंथ है, भास्कराचार्य ने की है। श्री भाष्य की रचना दोस्तों रामानुजाचार्य ने की थी और योग शास्त्र की रचना आचार्य हेमचंद्र द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीवी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिक्स, ध्वनिमापी या प्रकाश प्रकीर्णन। तो सही उत्तर है आपका प्रकाश प्रकीर्णन। सही उत्तर ऑप्शन डी है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी और इस खोज को रमन प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों इस महान खोज की स्मृति में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं स्टार करके आपको नोट कराऊंगा दोस्तों, 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है दोस्तों सीवी रमन का जन्मदिन, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों सीवी रमन का जन्मदिन 28 फरवरी नहीं, बल्कि सीवी रमन के खोज प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज जो 28 फरवरी 1928 को की गई थी, इस खोज के स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? अभिजीत विनायक बनर्जी, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर वेंकट रमन या देवेंद्र सत्यार्थी। तो सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी को। दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी नहीं, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल मिला था, देवेंद्र सत्यार्थी को नहीं मिला है। जबकि अभिजीत विनायक बनर्जी, मदर टेरेसा और चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आप बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दोस्तों साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला
सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था और 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित है। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बना दिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये राज्य है हमारा तमिलनाडु। भूजल स्तर को बचाने के लिए तमिलनाडु राज्य ने वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य के सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण उपाय अपनाना अनिवार्य बना दिया है। वर्तमान में पुणे ने भी नई हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड होने से पहले वर्षा जल संरक्षण के उपायों की जानकारी मांगनी या उसको जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? देखिए, आपको बताना है कि प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है दलदली भूमि, आर्द्र भूमि या जिसको वेटलैंड कहा जाता है, इसको दोस्तों प्रकृति की किडनी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग वर्ष भर जल जमाव रहता है जो पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है प्रवाल को। दोस्तों, प्रवाल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होने के कारण इन्हें समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। और प्रवाल या कोरल एक प्रकार का जीव है जो एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन 1987 यानी 1987 में चलाया गया था? देखिए, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नवधान्य आंदोलन या बलियापाल आंदोलन। तो सही उत्तर है नवधान्य आंदोलन। दोस्तों, जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण के लिए पर्यावरणविद वंदना शिवा द्वारा 1987 में नवधान्य आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो सही उत्तर है 68.7। देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दोस्तों कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर है। भारत के दोस्तों आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है और सर्वेक्षण के अनुसार 165.98 लाख हेक्टेयर यानी 68.7% भूमि पर जो है कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का यानी आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला का भी, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या या एग्रो क्लाइमेटिक जलवायु या कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो ये संख्या 9 है। इसमें तराई और भाबर क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, केंद्रीय मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान तथा विंध्य क्षेत्र, ये 9 जो हैं सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के विविध प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।